जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी वन लाइनर सीरीज़ में, जिसमें कि आज जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल सब्जेक्ट हम अपना डिस्कस करेंगे और बिल्डिंग मटेरियल में जो टॉपिक मैंने इंक्लूड किया है वो आज का टॉपिक हमारा रहेगा ब्रिक्स। ठीक है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड हम चीज़ें देखेंगे। अब देखिए, बिल्डिंग मटेरियल में जो भी मैंने चीज़ें रेड कलर से लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, और जो ब्लू कलर से लिखी गई थ्योरी है वो इम्पोर्टेंट है, और जो ब्लैक कलर यूज करा गया है वो हेडिंग के लिए यूज किया गया है। यानी कि सभी जो हैं वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं बिल्डिंग मटेरियल। देखिए, जैसा नाम से क्लियर हो रहा है, दो वर्ड हैं इसमें, एक बिल्डिंग है और दूसरा हमारा मटेरियल। मतलब कोई भी बिल्डिंग जिन मटेरियल को यूज़ करके बनाई गई है उसको हम क्या बोलेंगे, बिल्डिंग मटेरियल। अब देखिए, एक बिल्डिंग को बनाने के लिए हमारे पास ब्रिक्स भी चाहिए होगी, हमें सीमेंट भी चाहिए होगा, हमें कंक्रीट भी चाहिए होगी, हमें सैंड भी चाहिए होगा, रेनफोर्समेंट भी चाहिए होगा, ग्लास भी चाहिए होगा, प्लास्टिक भी चाहिए होगा, वुड भी चाहिए होगा और टाइल्स भी चाहिए होंगी। और भी हम बोल सकते हैं, और भी हमको मटेरियल चाहिए होंगे जब भी हमको किसी बिल्डिंग को बनाना होगा। तो ये जो हमारे पास मटेरियल हैं ये तो हम डिस्कस करेंगे ही, इससे अलग और भी मटेरियल हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने उठाया है यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले ही हमारे पास ब्रिक्स है। तो हम ब्रिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस करेंगे। एक तरफ आप देख सकते हो यहाँ पे सीमेंट है, यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, ये वायर है। यानी कि जो भी चीज़ें एक बिल्डिंग में चाहिए होती हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। सब के सब वन लाइनर फॉर्म में होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे, प्रीवियस ईयर में आस्क्ड होंगे, यानी कि सभी एकदम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं। तो चलिए सबसे पहला टॉपिक अपना हम देख लेते हैं, ब्रिक्स। देखिए, ब्रिक्स में अगर हम स्टार्ट करें तो ब्रिक्स में हमारे पास दो टॉपिक हमारे पास आते हैं बन करके। एक हमारे पास आता है सिंपल ब्रिक्स, जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होता है ब्रिक्स की, और दूसरा हमारे पास आता है ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी ब्रिक्स मेसनरी। कौन सा होता है गाइज? ब्रिक्स मैसोनरी होता है। तो दोनों, तो ब्रिक्स और ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो तो पहले टॉपिक में आ जाएगा, लेकिन जो मैसनरी होता है वो सेकंड टॉपिक में आता है। दो टॉपिक हमारे यहाँ से बनते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ब्रिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सारी आप लोगों को बता देता हूँ, किस तरीके से हमने इस कोर्स में अपने अरेंज किया है। अब देखिए, यहाँ पे आप बहुत तरीके की ब्रिक्स देख पा रहे होगे, कि ये ब्रिक्स है, कि ये भी है, कि ये भी है, और एक ये भी है। तो ये सब क्या है, ब्रिक्स हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे, तो अलग अलग ब्रिक्स हैं, अलग अलग शेप हैं, अलग अलग डायमेंशन इनकी सबकी हैं, सबका अलग अलग यूज़ होता है। ये सारी चीज़ें आगे हम देखते जाएंगे। तो सबसे पहले अपना बेसिक इन्फॉर्मेशन में आ जाते हैं। देखिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, जो स्टैंडर्ड साइज़ होता है ब्रिक का। आपने देखा होगा कि जब भी कोई ब्रिक है तो उसका एक कुछ ना कुछ क्या है, पर्टिकुलर साइज़ है कि नहीं, पर्टिकुलर साइज़। तो उस ब्रिक्स का जो भी पर्टिकुलर साइज़ है आप लोग का, उसमें एक साइज़ आता है स्टैंडर्ड साइज़, एक आता है नॉमिनल साइज़, एक आता है ट्रेडिशनल साइज़ ब्रिक का। तो याद रखेंगे, जब भी स्टैंडर्ड साइज़ की बात करें तो स्टैंडर्ड साइज़ का दूसरा नाम मॉडुलर साइज़ भी होता है, और इस ब्रिक्स का जो साइज़ होता है वो 19x9x9 सेंटीमीटर आप लोग का होता है। लेकिन क्वेश्चन क्या है, वो सेंटीमीटर में ना पूछ करके में भी पूछ लेता है। तो याद रखेंगे 190 mm, 90 mm भी अगर वो दे करके रखे तो दोनों ऑप्शन आप लोग के सही होंगे। नॉमिनल साइज़ की बात करें तो जो आप लोग की स्टैंडर्ड ब्रिक होती है, अगर उसमें मोर्टार भी यूज़ कर लिया जाए तो मोर्टार यूज़ करने के बाद जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉमिनल साइज़ बोलते हैं। और नॉमिनल साइज़ जो होता है वो 20 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें में तो 200, 100 और 100, क्योंकि जब भी हम सेंटीमीटर को में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रेडिशनल ब्रिक। तो ट्रेडिशनल ब्रिक जो होता है, अगर इंचज़ में साइज़ पूछे तो 9 इंच बाई 4.5 इंच बाई 3 इंच, ये पूछा गया है तभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वहीं पे बात करें सेंटीमीटर में तो 20 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.6 सेंटीमीटर। ये सब के सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो मैंने आप लोग को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया है कि रेड कलर में जो भी लिखा गया है वो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गया क्वेश्चन से। नेक्स्ट आता है फ्रॉग साइज़। देखिए, ब्रिक में आप लोगों ने देखा होगा, जो ब्रिक होती है, अगर हम इसको देखेंगे, हमारे पास एक ब्रिक है, तो ब्रिक में जो ये पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर। ये वाला जो पोर्शन होता है फ्रंट वाला, इसको हम बोलते हैं हेडर। और एक आप लोगों ने देखा होगा, एक डीप सा पोर्शन बना हुआ होता है ब्रिक में, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं। तो याद रखेंगे, ये जो फ्रॉग होता है इसकी जो डायमेंशन होती है फ्रॉग की, जिसको हम इंडेंट भी बोलते हैं, जो इंडेंट बना हुआ होता है ब्रिक्स में, वो कितना होता है, 10 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट आप लोग की होती है, जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए कि ब्रिक्स के अंदर कितनी होती है। डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है एवरेज वेट। कोई भी ब्रिक जो होती है उसका एवरेज वेट कितना होता है, तो 3 किलोग्राम से लेकर के 3.5 किलोग्राम तक होता है।
एक क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ ब्रिक्स 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में कितनी ब्रिक्स आती हैं, तो 500 ब्रिक्स आती हैं। ये कैसे कैलकुलेट होकर आती हैं वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ये सारी चीज़ें जो कैलकुलेट करने वाला पोर्शन है वो हम अपना डिस्कस करेंगे, जो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग वाला पोर्शन है उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है। मिनिमम थिकनेस की बात करें कि जो अगर आपने एक वॉल बनाई है उसमें मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए ब्रिक वॉल की, तो 100 mm। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एसएससी जेई में, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो मिनिमम थिकनेस होती है ब्रिक वॉल की वो कितनी होती है, 100 mm होती है। डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी ऑफ ब्रिक जो होती है वो कितनी होती है, तो याद रखेंगे 1700 किलोग्राम से लेकर के 1900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक आप लोग का होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी कि 1 मीटर क्यूब में जब आप इसको रखोगे तो उनका जो वेट है 1700 से लेकर के 1900 किलोग्राम तक आप लोग का आता है। ब्रिक्स रेस्ट मोर रजिस्ट मोर फायर देन स्टोन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना जो ब्रिक्स होती हैं वो फायर रेजिस्टेंस उनका ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्टोन। हमको लगता है जब वो क्वेश्चन में दे करके रखता है स्टोन दे देगा, ब्रिक्स दे देगा और टाइल्स दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से किसकी ज़्यादा फायर रेजिस्टेंस होता है इनमें, तो हम लोग सोचते हैं कि स्टोन का ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं। याद रखेंगे जो फायर रेजिस्टेंस होती है, कैपेसिटी जो ज़्यादा होती है वो किसकी होती है, ब्रिक्स की होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रिक्स, के ब्रिक्स को हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। तो देखिए ब्रिक्स जो होता है वो जनरली दो तरीके से ही क्लासीफाई करी जाती हैं। एक अनबर्नड ब्रिक्स होती है, एक बर्नट होती हैं। कई बार इसको तीन जगह भी क्लासीफाई कर देते हैं, अनबर्नट, बर्नट और थर्ड आ जाता है ओवरबर्नट। तो याद रखेंगे आप लोग कि दो ही तरीके के मेनली क्लासीफाई होती हैं, एक अनबर्नट होती हैं और एक बर्नट होती हैं। तो अनबर्न ब्रिक कौन सी होती हैं, जो ड्राइड ब्रिक्स होती हैं, जो ड्राइड ब्रिक होती हैं जिनको सुखा करके ही हम क्या कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं, वो हमारी कौन सी होती हैं, अनबर्न होती हैं। और ये टेम्पररी वर्क के लिए यूज़ करी जाती हैं, टेम्पररी या चीप स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उनमें हम इनको यूज करते हैं। बर्न ब्रिक्स की बात करें तो इनकी 4 क्लासेस होती हैं। जनरली आप लोगों ने ब्रिक्स की 3 क्लासेस ही पढ़ी होंगी, लेकिन आप याद रखेंगे 3 क्लासेस नहीं होती हैं और 4 क्लासेस होती हैं। एक फर्स्ट क्लास ब्रिक होती है, एक सेकंड क्लास होती है, एक थर्ड क्लास होती है और एक फोर्थ क्लास होती है। और जो फोर्थ क्लास ब्रिक है ये हमारी पूछी गई है, जिसको बोलते हैं झामा करके इसका नाम होता है, झामा इसको हम बोलते हैं। झामा कुछ भी नहीं होता है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो झामा को आप लिख सकते हो कि सर जो झामा आप लोग का होगा ये आप लोग की ओवरबर्न ब्रिक होगी। क्या होगी ये, ओवरबर्न ब्रिक होगी। ठीक है। तो ओवरबर्न ब्रिक जो होती है वो कौन सी होती है, आपकी झामा होती है। ये सभी नोट्स आप लोग को वहाँ पे एप्लीकेशन में अवेलेबल हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा जो भी आप लोग के डाउट है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। क्वेश्चन पूछा जाता है कि झामा कैसी होती है। नेक्स्ट आता है कंपोजिशन ऑफ ब्रिक। कंपोजिशन ऑफ ब्रिक्स का मतलब होता है कि जो ब्रिक एक तैयार करी जाती है उसमें हम कौन कौन से चीज़ें उसके अंदर डालते हैं। जैसे कई बार क्या होता है, देखो आपने देखा होगा जब खाना या सब्जी बनती है तो सब्जी के अंदर ऑयल भी डालते हैं, मिर्ची भी डालते हैं, नमक भी डालते हैं, मसाले भी डालते हैं, जो सब्जी होती है उसको भी, यानी कि सारी चीज़ें उसमें डाल करके तब हम उसको एक बनाते हैं। तो वैसे ही जब ब्रिक्स को हम बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम कुछ ना कुछ कंपोजिशन डालते हैं, उसके अंदर कुछ डालते हैं। तो जो चीज़ें हम डालते हैं तो सबसे पहले सर हम उसके अंदर डालते हैं सिलिका, मेन होता है सिलिका, के बाद एलुमिना होता है, फिर लाइम होता है, फिर आयरन ऑक्साइड होता है, फिर मैग्नीशिया होता है। यानी कि ये सारी चीज़ें क्या है, हम उसके अंदर डाल करके हम एक ब्रिक्स को बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रिक्स के अंदर मैक्सिमम क्या होता है, तो याद रखेंगे सिलिका। पूछा जाता है मिनिमम क्या होता है, तो याद रखेंगे मैग्नीशिया। ये क्वेश्चन फ्रेम होया हुआ है कि मैक्सिमम क्या होता है और मिनिमम क्या होता है। मैक्सिमम कितना होता है, अब देखिए ब्रिक है तो सबसे ज़्यादा उसके अंदर क्या होगी, सिलिका। तो सिलिका कितना होता है, 50 से लेकर के 60% तक सिलिका प्रेजेंट होता है किसके अंदर, ब्रिक के अंदर। बात करें एलुमिना की तो 20 से लेकर के 30% तक होता है। लाइम की बात करें तो 4 से 5% तक होता है। आयरन ऑक्साइड की बात करें या ऑक्साइड ऑफ आयरन की तो बात करें तो 5 से 6% होता है। और जो मैग्नीशियम होता है वो लेस देन 1% होता है। इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए याद रखने का सिलिका। अब देखिए सर सिलिका जो है, सिलिका तो मैक्सिमम है, सिलिका तो क्या है, मैक्सिमम प्रेजेंट है। तो सिलिका तो आप लोग का मैक्सिमम होने ही वाला है। लेकिन बात करें एलुमिना की तो एलुमिना में आ रहा है यू, क्या आ रहा है यू। और यू का कोड क्या होता है, अगर आप लोग को याद हो तो यू का कोड ABCD में जब आप रीजनिंग पढ़ते हो तो 21 होता है। यानी कि एलुमिना कितना होगा, लगभग लगभग 21% प्रेजेंट होगा। कितना होगा, 21। और 21 जो नंबर है आप लोग का वो 20 से और 30 के बीच ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा लेकिन एग्जाम टाइम में ही आप लोग को बहुत हेल्प करेगा। उसके बाद आता है लाइम। लाइम में बात करें तो लाइम में ई आ रहा है, लास्ट वाला वर्ड देखिए ई।
तो ई का जो कोड होता है वो कितना होता है 5, कितना होता है 5, यानी कि 5% क्या प्रेजेंट होगा आप लोग का, एलुमिना प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट बात करें ऑक्साइड ऑफ आयरन की, तो ऑक्साइड ऑफ आयरन जब आप लिख रहे हो तो उसमें एक वर्ड आ रहा है ऑफ, ऑफ में एफ का कोड कितना होता है 6 होता है। तो लगभग लगभग 6% क्या हो जाएगा, ऑक्साइड ऑफ आयरन हो जाएगा। और सबसे कम और सबसे ज़्यादा वाले को आप वैसे याद रख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो रियली आपको यार विश्वास करो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये एग्ज़ाम में। तो ऐसे आप लोग को ये याद रखना। अब कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं, सिलिका होता है, एलुमिना होता है, लाइम होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, मैग्नीसा होता है, इसको कैसे याद रखें। तो इनको याद रखने की सिंपल सी ट्रिक होती है सलीम। क्या होती है, सलीम करके इसको आप याद रख सकते हो कि सलीम में आप देखोगे तो एस आ रहा है, ए आ रहा है, एल आ रहा है, आई आ रहा है और एम आ रहा है। तो सलीम में आप देखो तो S4 क्या हो गया सिलिका, I4 A4 क्या हो गया एलुमिना, L4 क्या हो गया लाइम, I4 क्या हो गया आयरन ऑक्साइड और M4 क्या हो गया मैग्नीशिया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसको याद रख सकते हो। ठीक है, तो सलीम आप याद रख लो, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। या कुछ इस तरीके से भी याद करते हैं, सुपर स्टार एलम करके भी इसको याद कर लेते हैं। तो अपना अपना तरीका है, जैसे चाहो वैसे याद कर लो, बस एग्ज़ाम में क्या है आप लोग को याद रहना चाहिए। अब देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने सब्जी बनाई, तो सब्जी के अंदर आपने सारी चीज़ें डाली, नमक डाली, मिर्च डाली, हल्दी डाली और जो भी चीज़ें चाहिए थी, मसाले, ऑयल, जो भी चीज़ें चाहिए था आपने वो सारी चीज़ें डाली और डाल के आपने उसको बनाया। अगर देखिए आपने सारी चीज़ें उसमें अच्छे से डाली हैं, जो जिस चीज़ की ज़रूरत जितनी थी उतनी ही डाली है, तो आपकी जो सब्ज़ी बनी है उसका टेस्ट अच्छा रहेगा, वो एकदम अच्छी लगेगी खाने में। लेकिन अगर कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा होगी, सपोज मिर्च ज़्यादा हो गई या फिर नमक कम रहेगी, नमक ज़्यादा हो गया सॉल्ट, तो उसका क्या होता है टेस्ट बिगड़ जाता है। तो इसी तरीके से क्या होता है सेम ब्रिक्स के अंदर भी होता है। जो ब्रिक्स के कंपोजिशन है जिनसे मिलकर के आपने ब्रिक्स को बनाया है, अगर वो क्या कर जाएँ कम या ज़्यादा हो जाएँ, यानी कि वो क्या कर जाएँ वेरी कर जाएँ, कुछ घट जाए कुछ बढ़ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है ब्रिक्स की जो शेप साइज़ है, स्ट्रेंथ है, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है कि सिलिका नॉर्मल स्टेट में तो क्या होगा, एक्सिस हो गया ज़्यादा अमाउंट में हो गया तो क्या होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो आप मान करके चलो ये जो टेबल है आप लोग की, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टेबल से आप लोग का अगर क्वेश्चन बनना है ब्रिक्स से, तो इस टेबल से क्वेश्चन बनना तय होता है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सिलिका को। देखिए जो सिलिका होता है वो अभी मैंने आपको बताया था 50 से 60% होता है, मैक्सिमम होता है। एलुमिना में यू आ रहा है, यू का कोड 21 होता है, तो लगभग लगभग 20 से 30% प्रेजेंट होता है। लाइम में ई आ रहा है, ई का कोड 5 होता है, 4 से 5% होता है। ऑक्साइड ऑफ आयरन लिखते हैं तो उसमें ऑफ आता है, एफ, एफ का कोड 6 होता है, तो लगभग 5 से 6% होता है। मैग्नीसा जो होता है वो लेस देन 1% होता है। ये आप लोग को याद होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे बात करें हम नॉर्मल अमाउंट की, कि जब हमारा नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट है सिलिका, तो ये नॉर्मल अमाउंट में तो इसका काम होता है स्ट्रेंथ देना, शेप देना, साइज़ देना और हार्ड बनाना ब्रिक को। ये काम किसका होता है, सिलिका का होता है। लेकिन अगर किसी वजह से आपने सिलिका को ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, ब्रिक जो होती है हमारी वो ब्रिटल हो जाती है और रेजिस्टेंस देती है अगेंस्ट एसिड। यानी कि एसिड के खिलाफ तो अच्छे से वो कर देगी, एसिड को तो अच्छे से रेजिस्ट कर पाएगी, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। तो याद रखेंगे कि सिलिका अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वो एसिड से तो एसिड के अगेंस्ट तो रेजिस्टेंस हमको प्रोवाइड करा देगी, यानी कि एसिड से तो हमको बचा लेगी वो ब्रिक, लेकिन वो कैसी हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। नेक्स्ट आता है एलुमिना। एलुमिना का काम क्या होता है, एलुमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिसिटी देने का काम किसका होता है, एलुमिना का होता है। और ये इसका काम क्या होता है, अगर ये ज़्यादा हो जाए तो इसकी वजह से क्रैक आ जाते हैं एंड हार्ड ऑन बर्न। जो ब्रिक होती है आप लोग की वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है बर्न होने के बाद। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। देखिए एलुमिना का काम क्या होता है, प्लास्टिसिटी देना। प्लास्टिसिटी देना काम किसका होता है, एलुमिना का। तो अगर आपने देखा हो एलुमिनियम जो होता है, एलुमिनियम का जो वायर होता है, तार होता है, उसमें बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है। उसको आप कैसे भी फोल्ड कर सकते हो, मोड़ सकते हो कैसे भी, तो उससे भी आप याद रख सकते हो कि एलुमिना का काम क्या होता है, प्लास्टिसिटी देने का होता है। अब सिलिका सबसे ज़्यादा होता है स्ट्रेंथ, शेप, साइज़ देने का काम उसी का होगा। बात करें लाइम की, तो देखिए लाइम का काम क्या होता है, लाइम हमारा प्रिवेंट करता है श्रिंकेज, प्रिवेंट करता है श्रिंकेज को, सॉरी। लाइम का काम क्या होता है, प्रिवेंट श्रिंकेज। जो ब्रिक क्या होती है, अगर देखिए आपने एक बार क्या करा, ब्रिक को एक शेप साइज़ दे दी, शेप साइज़ दे दी, अब जब आप उसको बर्न करोगे तो बर्न करने की वजह से उसमें से मॉइस्चर रिमूव होगा। अब जब मॉइस्चर रिमूव होगा तो ब्रिक क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, श्रिंक करने की कोशिश करेगी। लेकिन हमें उसको श्रिंक नहीं होने देना, अगर वो श्रिंक होगी तो उसका शेप साइज़ बिगड़ जाएगा।
तो हमको उसको श्रिंक नहीं होने देना। तो उस श्रिंकेज से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लाइम का यूज करते हैं, याद रखेंगे। और इसमें क्या होता है, ये फ्यूज़न का काम करता है, सिलिका सिलिका को फ्यूज़ करता है लाइम के अंदर। लाइम और फ्लू जो होता है बाकी के कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं उनको फ्यूज़ कराने का काम करता है ड्यूरिंग बर्निंग। सही है। अगर ये ज़्यादा हो जाए लाइम तो इसके जो लम्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट भी कर देते हैं ब्रिक्स को, मतलब बिगाड़ भी देते हैं अगर ये ज़्यादा हो जाए तो। आयरन ऑक्साइड का काम क्या होता है, कलर और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराना। कलर और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, आयरन ऑक्साइड का होता है। क्यों, देखिए आयरन ऑक्साइड अगर आपको याद हो तो जो आपका जंग लगता है, जो कोरोजन लगता है आयरन पर, वो कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। यानी कि कहीं ना कहीं जो जिंक आप लोग का जो आयरन ऑक्साइड है वो कलर प्रोवाइड कराने का काम करता है। तो कलर और ड्यूरेबिलिटी जो प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है, आयरन ऑक्साइड कराता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नीशिया। तो मैग्नीशिया की बात करें तो ये येलोइश कलर देता है हमारा, अगर ये हमारा नॉर्मल है तो येलोइश कलर देगा। और रिड्यूस करता है श्रिंकेज को, कि जो श्रिंकेज होता है उसको भी ये रोक करके रखता है, कम होने देता है श्रिंकेज को। लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो डीके कर देता है, ख़राब कर देगा ब्रिक्स को। लेकिन अच्छा भी होता है किस में, जब ये ज़्यादा हो जाए तो रजिस्टेंस अगेंस्ट बेस, जो बेस होता है उसके अगेंस्ट हमको रजिस्टेंस भी ये प्रोवाइड कराता है। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। सारी चीज़ें जो आप लोग को बताई गई हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, और आप लोग को सभी के सभी पॉइंट्स क्या हैं यहाँ से याद रखने, क्योंकि सभी से क्या है कि आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ से फ्रेम होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देख लेते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ कौन सा कंपोजिशन होता है, किसकी वजह से क्या होता है, ये सब आप लोग को याद रखने, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट आता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कुछ पॉइंट्स हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि कैसे हम उसको बनाएंगे। हमको ये पता चल गया कि आप लोगों को क्या क्या उसमें डालना है। अब जब ये पता चल गया कि क्या क्या ब्रिक्स को बनाने में उसमें डालना है, तो अब उसको हम बनाएंगे कैसे। तो देखिए उसको बनाने के क्या होते हैं, ब्रिक्स को जो प्रिपेयर करना होता है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप जो आता है हमारे पास वो आता है प्रिपरेशन ऑफ ब्रिक अर्थ, यानी कि जो ब्रिक अर्थ होती है उसको प्रिपेयर करना होता है। सेकेंड स्टेप जो आता है वो मोल्डिंग आता है। थर्ड जो आता है वो ड्राइंग आता है। फोर्थ जो आता है वो बर्निंग आता है। और फिफ्थ में हमारे क्या है, ब्रिक बन करके तैयार हो जाती है। लेकिन जो वन स्टेप होता है जिसमें हमें अर्थ को प्रिपेयर करना होता है, जो हमारी सोइल होती है उसको प्रिपेयर करना होता है, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके अंदर सब स्टेप होते हैं कुछ। जैसे कि फर्स्ट वाले के अंदर पहला आता है अनसोइलिंग। अनसोइलिंग का मतलब है कि जहाँ से हमको मिट्टी को लेना है, जहाँ से सोइल को लेना है ब्रिक बनाने के लिए, हम उसको सबसे पहले साफ़ कर लेंगे उसकी सरफेस को। ठीक है, सरफेस को साफ़ कर लेंगे। जब सरफेस साफ़ कर लेंगे फिर उसकी डिगिंग करेंगे, मतलब उसको खोदेंगे। ठीक है, कुछ हाइट तक उसको खोदते हैं और फिर वहाँ की सोइल को जो है रिमूव कर देते हैं। फिर क्या होता है, वेदरिंग। वेदरिंग में क्या होता है कि हम उसको क्या करते हैं, उसको फैला देते हैं ऐसे ही सिंपल इन द एटमॉस्फेयर में ही, ऐसे ही उसको फैला देते हैं और जो भी चीज़ें उसमें से होती हैं उसको बाहर कर देते हैं। ठीक है, ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में आप लोग का क्या होता है कि जो भी चीज़ें उसमें मिलानी होती हैं वो उसको हम मिला देते हैं। और टेम्परिंग में मतलब क्या होता है, टेम्परिंग में हम उसको प्लास्टिसिटी प्रोवाइड कराते हैं। तो ये चीज़ हमको पूछी जाती है कि प्लास्टिसिटी हम किस में प्रोवाइड कराते हैं, तो टेम्परिंग में। नेक्स्ट आप लोग को सारी चीज़ें तैयार हो गई तो आप उसको मोल्ड कर दोगे, उसको प्रॉपर एक शेप साइज़ दे दोगे जो भी आपको देना है। फिर उसको आप ड्राई कर दोगे, फिर बर्न कर दोगे। बर्न कैसे करते हैं हम, या तो किलन में करेंगे या फिर क्लैंप में करेंगे, ये आपको मैं बताऊंगा किलन और क्लैंप क्या होते हैं सारी चीज़ें। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, उसको बर्न करते हैं और बर्न करने के बाद फाइनली क्या है, हमारी ब्रिक बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम किसी भी ब्रिक को अपना प्रिपेयर करते हैं। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, ब्रिक को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरे डायग्राम में, देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग का अनसोइलिंग करी गई होगी, डिगिंग करी गई होगी। फिर उसके बाद आप लोग का सारी चीज़ें करने के बाद यहाँ पे देखिए जो आपका वेदरिंग वगैरह कर दी, टेम्परिंग वगैरह कर दी उसको। फिर यहाँ पे आप लोग की मोल्डिंग कर दी। मोल्डिंग करने के बाद यहाँ पे आप लोग की ड्राई करी गई है। ड्राई करने के बाद यहाँ पे आप लोग की बर्न एंड कूलिंग वाली प्रोसेस आ गई। यहाँ पे बर्न करा होगा, यहाँ पे कूल करा होगा। कूल करने के बाद वो फाइनली आप लोग की क्या है, ब्रिक बन करके रेडी हो गई। जब रेडी होगी तो उसको आप क्या कर दोगे, डिलीवर कर दोगे। तो ये भी कुछ स्टेप होते हैं जो हमारे यूज़ करे जाते हैं। ठीक है, चलिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ और पॉइंट हैं, चलिए उनको भी एक नज़र में हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर।
द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन वेट ब्रिक्स कितनी होनी चाहिए, 7 to 30% तक ये आप लोग की होनी चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ड्राई पीरियड की बात करें वो कितना होना चाहिए, तो 7 to 14 डेज़ आप लोग का होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे हमने अभी जब देखा था ब्रिक को प्रिपेयर करने में, तो उसमें कुछ प्रोसेस थे हमारे। जैसे सबसे पहले प्रिपेयर करा था, फिर मोल्डिंग, फिर ड्राइंग, फिर बर्निंग। तो बर्निंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, वो मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। देखिए बर्निंग में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि टेम्परेचर कितना होता है जब हम उसको बर्न करते हैं। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जाता रहेगा आगे भी। 900 to 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक ब्रिक को क्या करा जाता है, बर्न करा जाता है। अब इसको बर्न करने के लिए होता क्या है कि हमारे पास दो तरीके के चीज़ें हम यूज करते हैं, या कह सकते हैं कि दो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोसेस होते हैं जिनके थ्रू हम इसको ब्रिक को बर्न करते हैं। सबसे पहला होता है क्लैंप होता है, और एक हमारे पास क्या होता है, किल्न होता है। तो यहाँ पे क्लैंप की बात करें तो क्लैंप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूँ। एक तो 15 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है ये। इसमें क्या होता है, लेयर वाइज रखते हैं कि पहले फ्यूल की लेयर होगी तो फिर ब्रिक की हो गई, फिर फ्यूल की लेयर होगी तो फिर ब्रिक की हो गई। यानी कि इसमें क्या करते हैं, लेयर वाइज, यानी कि पहले फ्यूल हो गया तो फिर उसके ऊपर ब्रिक आ गई, फिर फ्यूल आ गया तो फिर उसके ऊपर ब्रिक आ गई। इस तरीके से क्या है कि लेयर बना करके रखा जाता है। ये इसमें 2 से 4 वीक तक हमारे लग जाते हैं, इसीलिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है आजकल, तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आप लोगों का किल्न। किल्न से रिलेटेड बात करें तो दो तरीके के किल्न होते हैं हमारे, एक इंटरमीडिएंट होता है, एक कंटिन्यूस होता है। एक इंटरमीडिएंट किल्न होता है और एक कंटिन्यूस होता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इलाहाबादी किल्न, ध्यान से सुनना, इलाहाबादी किल्न किसको बोलते हैं। तो जो इंटरमीडिएंट किल्न होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इलाहाबादी किल्न बोलते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। सेकंड होता है कंटिन्यूस किल्न। तो कंटिन्यूस किल्न की बात करें तो कंटिन्यूस वाला जो होता है ये फर्दर 3 तरीके का होता है। एक हमारे पास बुल ट्रेंच होता है, एक हॉफमैन होता है, एक टनल होता है। तो बुल ट्रेंच, हॉफमैन और टनल, तो यहाँ से याद रखना कि बुल ट्रेंच जो होता है इसको सेमी कंटिन्यूस बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कि सेमी कंटिन्यूस जो होता है किल्न वो कौन सा होता है, तो बुल ट्रेंच होता है। कंटिन्यूस जो होता है वो कौन सा होता है, तो हॉफमैन होता है। और टनल आप लोग का मालूम ही है, ठीक है। टनल में क्या होता है, बैचिंग प्रोसेस होती है, लगातार इसमें चीज़ें चल रही होती हैं। एक स्टेप में मोल्डिंग हो रही होती है, तो एक में बर्निंग, एक में कूलिंग, एक में आप लोग का वो प्रिपेयर हो जाता है, फाइनली वो डिलीवर। यानी कि सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक स्टेप बाय स्टेप एक ही प्रोसेस में वो चल रही होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जैसे मैंने आप लोगों को कंपोजिशन वाला बताया था वहाँ से क्वेश्चन बनता है, वैसे ही यहाँ से भी बता रहा हूँ कि टेस्टिंग ऑफ ब्रिक से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस पर 5 स्टार लगा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो टेस्टिंग ऑफ ब्रिक में क्या है कि हम बहुत तरीके के टेस्ट अपने देखेंगे। एक हम क्लैप टेस्ट देखेंगे, ड्रॉप टेस्ट भी देखेंगे, एब्जॉर्प्शन टेस्ट देखेंगे, इफ्लोरेंसेस टेस्ट देखेंगे, हार्डनेस टेस्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर टेस्ट देखेंगे। तो बहुत तरीके के क्या होते हैं टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं एक ब्रिक के लिए। अब देखिए होता क्या है कि आपने एक ब्रिक देख लिया, ब्रिक होता क्या है, आपने ये देख लिया कि उसमें क्या क्या और कंपोजिशन डलने वाले हैं कि उसको बनाने के लिए। फिर आपने उसको मैन्युफैक्चर भी कर लिया, आपने उसको बना भी लिया। अब बनाने के बाद आप उसको टेस्ट भी तो करोगे ना कि जो चीज़ आपने बनाई है वो सही भी है कि नहीं। खाने ही देख लो, आपको ये पता चल गया क्या क्या खाने में डलना है, आपको ये पता चल गया कैसे वो बनेगा, आपने उसको बना भी दिया। अब उसको टेस्ट भी तो करोगे ना, तभी तो जज कर पाओगे कि वो चीज़ सही है कि गलत है। तो वैसे ही सेम क्या होता है यहाँ पे भी हम टेस्टिंग करते हैं ब्रिक की। तो ब्रिक को टेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत तरीके के टेस्ट होते हैं। जैसे कि सबसे पहला आता है हमारे पास डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट, तो डायमेंशन टेस्ट से पहला क्वेश्चन हमारा यही पूछा जाता है कि हम इसमें कितनी ब्रिक्स लेते हैं। तो याद रखेंगे डायमेंशन में चाहे वो लेंथ में पूछे, ब्रेथ में पूछे, या हाइट में पूछे, कि अगर लेंथ टेस्ट कर रहे हैं ब्रिक की तो कितने सैंपल लेंगे। तो याद रखना 20 ब्रिक्स वहाँ से हम उठा लेते हैं। और अगर साइज़ की बात करें तो साइज़ कितना होना चाहिए, 19 × 9 × 9। अगर इतना है तो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर इसमें किसी वजह से 19 × 9 × 9 भी नहीं है और थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो कितना चेंजेस मतलब हम एस्केप्टेबल होगा, कितना चेंज हम उसको परमिटेबल रखेंगे। तो याद रखना लेंथ में ±8 mm चल जाएगा, ब्रेथ में ±4 mm, और हाइट में ±4 mm। इतना अगर चेंज है, इतना अगर वेरिएशन है तो हमारे लिए कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। लगाओ, इंपॉर्टेंट है, छपेगा यहाँ से पक्का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में होता क्या है कि 5 ब्रिक्स लेते हैं, 5 ब्रिक्स ली, उन 5 ब्रिक्स को एक दिन के लिए हम पानी के अंदर डुबो देते हैं।
जब पानी के अंदर डुबो देते हैं 1 दिन के बाद उसको बाहर निकालते हैं और जो उसमें जो फ्रॉग होता है उस फ्रॉग को 1:3 सीमेंट मोर्टार के रेशियो से हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और कवर करने के बाद फिर उस पे जूट बैग लगाते हैं, जूट बैग से उसको फिर हम मतलब जो कवर कर दिया फ्रॉग, फ्रॉग में यानी कि 1:3 का मोटार फिल कर दिया। फिल करने के बाद हम उसको जूट बैग के अंदर रखते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं 3 दिन के लिए फिर उसको पानी के अंदर डाल देते हैं। फिर पानी के अंदर डालने के बाद 3 दिन बाद उसको फिर से बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालने के बाद हम जो हमारे पास कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है उसके अंदर 14 न्यूटन पर mm² के लोड को अप्लाई करते हैं और हम उसको देखते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। क्लास और स्ट्रेंथ याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ब्रिक फर्स्ट क्लास की है तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो 10.5 न्यूटन पर mm² से ज़्यादा होनी चाहिए। सेकंड क्लास की है तो वहाँ पे ग्रेटर देन होनी चाहिए 7.5 न्यूटन पर mm² से। और थर्ड क्लास की ब्रिक है तो ग्रेटर देन होनी चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm² से। लेकिन वो एग्जामिनर इतना होशियार होता है कि वो न्यूटन पर mm² में ना पूछ करके किलोग्राम में पूछता है। तो याद रखेंगे इस चीज़ को। अगर जैसे मान लीजिए फर्स्ट क्लास ब्रिक है तो फर्स्ट क्लास ब्रिक्स की जो वो है वो 10.5 न्यूटन पर mm² है। तो अगर वो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछे तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करा देना और किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आंसर आ जाएगा। तो वो इस तरीके से पूछता है। तो याद रखना, यहाँ पे मैंने नोट पॉइंट में ये चीज़ें वैसे मेंशन कर दी हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये मेंशन कर दिया है कि 1 न्यूटन पर mm² में जो होता है वो 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जामिनेशंस में। नेक्स्ट आता है हमारे पास साउंडनेस टेस्ट। तो साउंडनेस टेस्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हम दो ब्रिक्स को क्या करते हैं, जैसे क्लैप टेस्ट बताया था ना, क्लैप टेस्ट को ही हम साउंडनेस टेस्ट बोलते हैं। तो दो ब्रिक्स को क्या है आपस में टकराते हैं। अगर दो ब्रिक्स को आपस में टकराने के बाद मेटालिक रिंगिंग साउंड आ रहा है यानी कि मेटल की तरह उनमें साउंड आ रहा है तो हमारी ब्रिक्स क्या है, सुपर में एकदम अच्छी क्वालिटी की। स्ट्रक्चर टेस्ट की बात करें तो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और वॉइड वगैरह नहीं होने चाहिए उसमें। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करते हैं, ब्रिक्स को हम 24 आवर के लिए वाटर में डाल देते हैं। अगर कोई ब्रिक अपने वेट का, अपने ड्राई वेट का 20% वाटर एब्जॉर्ब कर रही है तो वो फर्स्ट क्लास होगी। 22% एब्जॉर्ब कर रही तो वो सेकंड क्लास होगी। और 25% एब्जॉर्ब कर रही है तो वो थर्ड क्लास ब्रिक होगी। देखिए लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, जब एग्ज़ाम में बैठे हुए होते हैं ना तो इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, विश्वास मानो होते हैं। ठीक है, तो याद रखना फर्स्ट क्लास में 20%, सेकंड क्लास में 22% और थर्ड क्लास में 25% वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्जाम्पल से समझो, मान लो एक ब्रिक हमारे पास 3 किलोग्राम की है, मतलब ग्राम में कितना हो जाएगा, 3000 ग्राम हो जाएगा वो, बिल्कुल 3000 ग्राम हो जाएगा। अब अगर कोई ब्रिक है, फर्स्ट क्लास ब्रिक है और वो 3000 ग्राम की है तो वो 20% वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए। तो जब हम इसका 20% निकालेंगे तो 20% जब हमने निकाला तो कितना आया, 600 ग्राम आया। मतलब अगर कोई भी ब्रिक अपने, अगर उसका वजन कितना है 3000 ग्राम है तो वो क्या है कि 600 ग्राम ही वाटर का एब्जॉर्ब करनी चाहिए। कितना वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए, 600 ग्राम वाटर एब्जॉर्ब करनी चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 300 उसका वेट था, 600 उसने एब्जॉर्ब कर लिया तो 360 300 3600 यानी कि 3600 ग्राम उसका क्या हो जाना चाहिए, वेट हो जाना चाहिए आफ्टर वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अगर इतना है तो वो फर्स्ट क्लास ब्रेक हमारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आप लोगों का एल्केलाइन टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एल्केलाइन टेस्ट। एल्केलाइन टेस्ट में क्या होता है, एल्केलाइन टेस्ट को इफ्लोरेंसिस टेस्ट भी बोलते हैं। इसका नाम नोट कर लीजिए, इफ्लोरेंसिस टेस्ट भी हम इसको बोलते हैं, इफ्लोरेंस। तो इफ्लोरेंस टेस्ट या फिर एल्केलाइन टेस्ट, तो इसमें होता क्या है, इस टेस्ट में हम देखते हैं कि जो कई बार देखा होगा आपने कि जो ब्रिक होती है उसकी सरफेस पे क्या होते हैं, वाइट वाइट स्टेनिंग आ जाते हैं। स्टेनिंग मतलब होता है धब्बे, तो वाइट वाइट धब्बे आ जाते हैं। तो वो धब्बे अगर आ जा रहे हैं किसी भी ब्रिक को 24 आवर वाटर में इमर्स करने के बाद तो वो हमारा क्या हो जाए, उसमें एल्केलाइन ज़्यादा प्रेजेंट होता है। तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, और अगर हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें आप लोग का एल्केलाइन उसमें प्रेजेंट है। टफनेस टेस्ट की बात करें तो टफनेस टेस्ट में क्या होता है, टफनेस टेस्ट में हम उसकी जो हाइट होती है 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को हम गिरा देते हैं। जो ब्रिक होती है उसको 1 मीटर की हाइट से हम गिरा देते हैं। तो गिराने के बाद अगर वो ब्रिक टूट गई तो टफनेस उसकी कम है और नहीं टूटी तो टफनेस उसकी ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास हार्डनेस टेस्ट।
हार्डनेस टेस्ट। तो हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस क्या, अगर हम नेल्स से उसकी सरफेस पे, नेल से अगर उसकी सरफेस से स्क्रैचिंग कर रहे हैं और स्क्रैच करने के बाद उसमें कोई भी स्क्रैच नहीं आते हैं तो वो हमारी ब्रिक्स हार्ड है, और अगर स्क्रैच आ जाते हैं तो ब्रिक्स हमारी हार्ड नहीं है। ये सिंपल सा तरीका होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है नोट पॉइंट आते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, साइज ऑफ ब्रिक मोल्ड। देखिए आपको ये तो पता है ब्रिक का साइज़ क्या होता है, लेकिन ब्रिक मोल्ड का साइज़ क्या होता है जिसमें ब्रिक आप बना रहे हो। तो याद रखना ब्रिक मोल्ड का साइज़ जो होता है वो 8 to 10% ज़्यादा रखा जाता है ब्रिक के साइज़ से। और जो टेम्परिंग होता है, टेम्परिंग जनरली आप लोग की वो पग मील के थ्रू करी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेम्परिंग किस में होती है, पग मील में। ऑन ड्राइंग मॉइस्चर कंटेंट अप टू 2%। जब हम उसको ड्राई कर लेते हैं तो उसमें लगभग 2% मॉइस्चर कंटेंट रह जाना चाहिए या इतना होना चाहिए। ड्यूरिंग ड्राइंग ब्रिक, जब हम ब्रिक को ड्राई कर रहे होते हैं तो उसको अलोंग द एज, एज के अलोंग रखते हैं। याद रखना उसको एज के अलोंग यानी कि खड़ा करके रखते हैं, ना कि उसको पट एकदम लेटा करके नहीं रखते हैं, उसको खड़ा करके रखते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर चेकिंग लेंथ। अगर लेंथ को चेक करना है ब्रिक की, तो मैंने अभी आपको बताया था कितनी ब्रिक हम लेते हैं, 20 लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्या है, ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, ब्रिक मेसनरी रहेगा। तो देखिए अभी हमारे पास दो कोर्स हैं, कोर्स 1 और कोर्स 2। ठीक है, दो कोर्स हैं हमारे पास, कोर्स 1 और कोर्स 2। कोर्स 1 जो है वो हमारे पास 1 लीनियर है। ठीक है, कोर्स 2 जो है हमारे पास वो गुप्ता एंड गुप्ता बुक का सॉल्यूशन है। तो 1 लीनियर में मैं आप लोग को बता दूं कि 1 लीनियर में मैं आप लोग को प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा और 1 लीनियर भी डिस्कस करूंगा। गुप्ता एंड गुप्ता बुक में गुप्ता एंड गुप्ता के सभी क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जामिनेशंस के, ये मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। कोर्स 1 का जो प्राइस है वो बहुत नॉमिनल है, 499 रुपीज़ है, और जो सेकेंड वाला है इसका 399 रुपीज़ है। बहुत नॉमिनल प्राइस है यार। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इतना कम, इतना ज़्यादा है, कैसे है सर। तो याद रखो भाई कि बहुत एवरेज इसका प्राइस रखा गया है। ठीक है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्राइस कम करो, कुछ कह रहे हैं कि अभी वीडियोस नहीं है। देखो भाई इसकी जो वैलिडिटी है ना कोर्स की, वो 1 ईयर है, स्टार्टिंग में 1 ईयर है। लेकिन अगर ऐसा है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होता है तो उसकी वैलिडिटी को हम बढ़ा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 ईयर कर देंगे, 2 ईयर कर देंगे, तो वो हो जाएगा, उसके लिए आप परेशान मत हो। ठीक है ना। तो और कह रहे हैं कि वीडियो नहीं है, देखिए वीडियो का ऐसा है यार, डेली उसमें वीडियो ऐड हो रही हैं। 2 या 3 लेक्चर में उसमें डेली ले रहा हूँ, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों तरीके की क्लासेज हैं। तो सभी चीज़ें आप लोग की वहाँ पे रहने वाली, पीडीएफ भी वहाँ पे आप लोग को मिलने वाली है। तो जो ऐप का लिंक है, जो ऐप का लिंक है जहाँ पर आप लोग को सब मिलेगा, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। तो वहाँ से जाकर के आप उसको डाउनलोड कर लेना ऐप को, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर के भी आप वीआईपी सिविल गुरु सर्च करना। तो देखना ब्लैक और येलो कलर का, ब्लैक और येलो कलर का एक लोगो है इस पर बना हुआ, उसको आप डाउनलोड कर लेना। और दोनों कोर्सेज आपको उसमें देखने को मिल जाएंगे, और उनको ज्वाइन करो और अपनी पढ़ाई में लग जाओ। काफ़ी अच्छे तरीके से ये कोर्स आप लोग के लिए बनाए गए हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कैसा आप लोग को लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड वॉचिंग।